बेंथम एक महान सुधारक के रूप में भी इसको जानते हैं। बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। बेंथम ने एक महान सुधारक के रूप में मानते हैं। बेंथम ने शासन प्रणाली के रूप में सुधार किया। बेंथम ने विधि के संबंध में सुधार किए। बेंथम ने न्याय व्यवस्था के संबंध में सुधार किए। बेंथम ने जेल और जेलियों की व्यवस्था के संबंध में भी सुधार किए। बेंथम एक महान सुधारक रूप में। महान सुधारक शासन प्रणाली के संबंध में भी इसने बात की है। शासन प्रणाली में सुधार। नंबर 1, शासन प्रणाली में सुधार की हम बात करते हैं। शासन प्रणाली में सुधार की बात करते हैं। यहाँ पर बेंथम ने राजनीतिक विचारों की दृष्टि से बेंथम जनतंत्रवादी था। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार लोक सत्ता और जनसत्ता ही उपयोगी सिद्ध होती है। जनतंत्र में ही सबको स्वार्थ सिद्धि का सिद्धांत लागू हो सकता है। राजतंत्र इस दृष्टि से उपयोगी नहीं हो सकता। इसी प्रकार उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार अल्पतंत्र भी ठीक नहीं बैठता। वास्तव में जनतंत्र ही अधिकतम सुख का साधन बन सकता है। और उसके समकालीन विचारकों की भांति ब्रिटिश शासन प्रणाली की अत्यधिक प्रशंसा करने के बजाय बेंथम ने दृढ़ और ईमानदारी के साथ उसकी आलोचना की। उसने जनतंत्र की सफलता के लिए सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, वार्षिक संसद, एक सदनीय व्यवस्थापिका, गुप्त मतदान पर विशेष बल दिया। बेंथम ने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का पुरजोर समर्थन किया। इसके लिए उसने केवल एक शर्त रखी, मतदान का प्रयोग करने वाला थोड़ा पढ़ा लिखा साक्षर हो। उसने महिला मताधिकार पर इसलिए जोर नहीं दिया क्योंकि उसकी दृष्टि में अभी इंग्लैंड में इस अधिकार के उपयोग का समय नहीं आया था। उसने कॉमन सभा के वार्षिक चुनाव आयोजन कराने का जोर दिया। उसका यह भी मत था कि संसद में सत्र अल्पकालीन हो ताकि सदस्यों को अधिक समय तक अपना निर्वाचन क्षेत्र में रहने और मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने में सुविधा हो सके। उसका आरोप था प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत एक बार निर्वाचन हो जाने के बाद सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संपर्क टूट जाता है और तब सांसद जनता का प्रतिनिधित्व न करके अपने न्यायिक स्वार्थों के प्रतिनिधि बन जाते हैं। बेंथम के युग में मतदाता स्वतंत्रपूर्वक अपने मत का प्रयोग करने से डरते थे क्योंकि हाथ उठाकर खुले मतदान करने की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त लॉर्ड सभा को जो सार्वजनिक हितों के प्रति उदासीन सदन था, भंग कर देने का सुझाव भी बेंथम ने दिया। वास्तव में वह लॉर्ड सभा का समर्थन नहीं था। वह इसे धनिक वर्ग की संस्था मानते थे। वह राजपति के सिद्धांत के विरुद्ध थे। अपने समय के अंग्रेजी संविधान को धनिक वर्ग के द्वारा प्रभावित राजतंत्र, अरिस्टोक्रेटिक रेडियंट मोनार्की कहा जाता था। उसने स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा का भी समर्थन किया। उसके मत है बिना प्रेस की स्वतंत्रता के सच्चे लोकतंत्र की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। संक्षेप में बेंथम का स्पष्ट मत है व्यस्त मताधिकार द्वारा प्रतिनिधियों के ऊपर अधिकाधिक जन नियंत्रण बना रहेगा। वार्षिक संसदीय चुनाव की व्यवस्था द्वारा ये नियंत्रण और अधिक प्रभावी होगा और इस प्रकार प्रतिनिधियों को जनहित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इन सभी सुधारों का उद्देश्य जनता का वास्तविक और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व कायम करना, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकना है। इंग्लैंड की शासन प्रणाली में संसद का वार्षिक चुनावों के अतिरिक्त अन्य उक्त सुधार लागू हो चुके थे। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में उसका क्रियान्वयन भी किया जा चुका है। लॉर्ड सभा का भले ही विघटन न किया गया, लेकिन आज भी लॉर्ड सभा ऐसी संस्था है जिसे द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ गणतंत्रात्मक। वो कैसी व्यवस्था करता है? गणतंत्रात्मक। निर्णयात्मक लोकतंत्र, निर्णयात्मक लोकतंत्र की बात करता है। यहाँ पर सरकार सार्वभौम व्यस्त
का बात करता है। और यहाँ पर इस तरह की बातें शासन प्रणाली में सुधार के लिए बात की। और यहाँ पर साल में एक बार ही निर्वाचन होना चाहिए और संसद का अधिवेशन छोटा होना चाहिए, जिससे कि ये प्रतिनिधि जनता के बीच में जा सकें। और जो बात आती है विधि निर्माण के संबंध में भी दूसरी जो बात आती है वह है विधि निर्माण संबंधी। तो यहाँ पर विधि को कोडिफिकेशन करने की बात की गई है और आगे बताते हैं। बेंथम एक महान विधि सुधारक था। अपने पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन को प्रकाशित होने पर भी विधि निर्माण और विधि सुधार के नए पैगंबर बन गई। संसार के विभिन्न देशों में राजनेता व्यवहारिक पथ प्रदर्शक के रूप में उनको देखा जाता है। ब्लैकस्टोन ने अंग्रेजी संविधान को दैवीय इच्छा के अनुसार एक क्रमिक स्वाभाविक विकास बनाते हुए इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। बेंथम ने सिद्ध किया कि अंग्रेजी संविधान केवल दुर्जन और गरीबों को सताने वाला एक निरंकुशता थी। वह शिक्षित और शक्तिशाली व्यक्तियों को सहायता देने की व्यापक योजना न थी ताकि लोग उसको अज्ञानी और दलित लोगों को दबाए रख सकें। बेंथम के अनुसार विधि निर्माण का उद्देश्य आजीविका, पर्याप्त समानता, सुरक्षा, मानव सामान्य अर्थों में जनता के हित संवर्धन ही विधि का उद्देश्य होता है। बेंथम का कथन है, यदि विधियों का पालन कराया रहना है तो यह आवश्यक है विधि को जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। बलपूर्वक कानून मनवाने या सार्वजनिक असंतोष का परिणाम अंतोगत्वा क्रांति ही होता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं जनता प्रसन्नतापूर्वक कानून का पालन करे तो कानून का निर्माण की आवश्यकता सरल और स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए। बेंथम ने यह अनुभव किया कि तत्कालीन विधियां बहुत अस्त व्यस्त विधियाँ थीं। उनका संहिताकरण कोडिफिकेशन किया जाना चाहिए और विधियों के संहिताबद्ध करने के अलावा उसने अपना ध्यान स्वरूप संगठन की ओर दिया। बेंथम उस अनावश्यक परिभाषा और प्रवैधिक टेक्निकल और व्यर्थ की शब्दजाल और प्रचलित शब्दावली से चढ़ते हुए विधि निर्माताओं को बहुत प्रिय थे। उनका कहना था विधियों को सीधे साधे आसानी से समझ सके छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त किया जाना चाहिए। विधियाँ उन लोगों के लिए सुलभ और सुगम होनी चाहिए और जगह पालन उत्तरदायित्व पूर्ण हो सके। इसका मतलब ये हुआ विधियों का जो उद्देश्य है वह है जनता के हित संवर्धन होना चाहिए। जनता को आजीविका, पर्याप्त समानता और सुरक्षा मिलनी चाहिए। जनता हित संवर्धन, जनता हित संवर्धन होना चाहिए। विधियों का संहिताकरण कोडिफिकेशन होना चाहिए। संहिताकरण होना चाहिए। इसमें जनता को समानता और सुरक्षा मिल सके। कोडिफिकेशन संवर्धन होना चाहिए। जनता को समानता और सुरक्षा भी मिल सके। समानता व सुरक्षा मिल सके। तीसरी जो बात आती है वो न्याय व्यवस्था के संबंध में बात आती है। न्याय व्यवस्था संबंधी सुधार। यहाँ पर वो जूरी की बात करते हैं, जूरी होनी चाहिए। यहाँ पर वो जूरी की बात करते हैं। जुडिशल सिस्टम में सुधार की बात की गई है। इंग्लैंड की तत्कालीन न्याय व्यवस्था में अत्यंत दोषपूर्ण थी। उसका बेंथम को कटु आलोचना की है। उसके अनुसार वहाँ की न्याय व्यवस्था अत्यंत जटिल और अनिश्चित थी। उसने पाया न्यायाधीश जिन विलंबकारी तरीकों का प्रयोग करते हैं उनसे मुकदमा से संबंधी पक्षों का खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। कानून को प्रवादिक टेक्निकल होने के कारण न्याय ही नहीं हो पाता है। न्याय व्यवस्था में होने वाले अनावश्यक खर्च, अनावश्यक देरी, अव्यवस्था
और दुष्चंद्रता के कारण बेंथम ने अंग्रेजी न्याय प्रणाली के बारे में लिखा है, इस देश में न्याय बेचा जाता है, बहुत महंगा बेचा जाता है और वह व्यक्ति को उसका दाम नहीं चुकाता, उसे न्याय से वंचित रह जाता है। न्यायाधीशों के प्रति बेंथम के हृदय में बहुत कम श्रद्धा थी। उनकी निरंकुशता को रोकथाम करने के लिए वो जूरी का समर्थन करता है। जनमत की अभिव्यक्ति हेतु न्याय प्रक्रिया के पर्यवेक्षक नियुक्त करने का प्रस्ताव भी बेंथम ने रखा था। उन्होंने ऐसा कानून स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा जिससे न्यायिक कार्रवाई के दौरान निश्चित संख्या के नागरिकों को उपस्थिति अनिवार्य हो। इससे इस कार्रवाई की सार्वजनिक प्रत्याभूत होती है, जबकि न्यायाधीश आवश्यक समझने पर इस नागरिक को जिरह में और अपने प्रमाणों की जांच में भाग लेने की अनुमति देता है। इसकी यह भी मान्यता है, विवादों का निर्णय अनेक जजों के बजाय एक दो जज द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जज में उत्तरदायित्व की भावना पनपती है, न्याय के सम्मान की रक्षा हो सकती है। बेंथम वकीलों की आलोचना करता है। उसका मत है वकीलों में प्राय 7% की पहचानने का ज्ञान नहीं होता। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पक्षकारों का शोषण करते हैं और जनता को न्याय दिलाने की अपेक्षा उन्हें मूर्ख बनाते रहते हैं। वह कहता है ये लोग आलसी, 7% का भेद करने में असमर्थ, दूरदर्शी, जिद्दी, सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धांत की परवाह न करते हुए स्वार्थी और अधिकारियों के इशारे पर नाचने वाले हैं। बेंथम सरल, सस्ता, व्यवहारिक कानून का निर्माण करने के पक्ष में था, जिससे जनता उन सरलता से समझ सके। वकील और न्यायाधीश की निरंकुशता और स्वार्थपरता की रक्षा, वकील और न्यायाधीशों की निरंकुशता से जनता की रक्षा हो सके। यहाँ पर जो बेंथम ने जो बात की है वो एक जूरिस्ट की बात की है। जूरी व्यवस्था की बात की है। न्यायाधीश और वकील की निरंकुशता रोकने की बात की है। जज और वकील की निरंकुशता को रोकना। यहाँ पर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत वो है जूरी व्यवस्था की बात करते हैं बेंथम। जूरी व्यवस्था होनी चाहिए, अनेक जजों के बजाय एक जज के द्वारा ही फैसला सुना जाना चाहिए, जिससे कि उस जज में एक उत्तरदायित्व की भावना पनपती है। साथ साथ में जज और वकीलों की जो निरंकुशता है उसको भी रोकने की बात की गई है। न्याय सरल और स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, न्याय सस्ता होना चाहिए। इंग्लैंड में जो प्रचलित बेंथम के समय जो इंग्लैंड में जो कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था प्रचलित थी, वो कहा जाता था न्याय वहाँ बेचा जाता है। जो व्यक्ति न्याय की कीमत चुकाता है उसको न्याय मिलता है, जो न्याय की कीमत नहीं चुकाता वो न्याय से वंचित रह जाता है। इस तरह से बेंथम ने न्याय व्यवस्था के संबंध में सुधार की बात की गई है। अब नंबर 4 आता है इसका जेल संबंधी सुधार। जेल संबंधी सुधार की भी बेंथम ने बात की है। बेंथम दंड एवं जेल संबंधी सुधार। बेंथम के काल में फौजदारी कानून अत्यंत कठोर थे। छोटे छोटे अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। बेंथम ने इसका विरोध किया और कहा फौजदारी कानून मानवोचित हों तथा अपराध को अधिक से अधिक कभी भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अपराध के निर्णय आनंद और पीड़ा के मापदंड के अनुसार करना चाहिए। उनका कहना है दंड स्वयं में एक बुराई है और पीड़ा का कारण है। दंड केवल उस समय देना चाहिए जबकि उससे भी अधिक कड़े कष्ट का निवारण करना हो। अधिक दंड देने से लाभ के बदले हानि होती है। उसने दंड के 12 नियम और 12 लक्षण बताए गए हैं। बेंथम के अनुसार दंड देते समय हमें 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए। अपराध किस प्रकार का है, परिस्थितियाँ जिनमें अपराध किया गया है, अपराधी का उद्देश्य क्या है,
अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंची है। बेंथम के मतानुसार दंड निष्पक्ष होना चाहिए, जिसके द्वारा अपराधियों को चेतावनी मिलनी चाहिए। दंड को सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए और क्षमा के विरुद्ध था। वह बेंथम क्षमा करने के विरुद्ध था। बेंथम के मत है दंड से होने वाले परिणामों का अंदाज लगाते समय अपराधियों के सुधार का भी ध्यान रखना चाहिए। उनका विश्वास था दंड व्यवस्था उचित होने पर अपराधी को सुधारा जा सकता है और खुले समाज का उपयोगी और सम्मानित सदस्य बनाया जा सकता है। उसके आधार पर बेंथम ने अपराधियों के पुनर्वास के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन किया, जैसे कारावास में अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा देना। अपराधियों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बेंथम ने एक योजना बनाई। इसको पैनोप्टिकन नाम दिया। इस योजना के अनुसार कारावार की इमारत अर्धचंद्राकार बनाई जाए, जिससे कि जेल के अधिकारियों को उनके निवास स्थान से सभी जेलियों की कोठियां को भलीभांति दृष्टि में रख सके। इस योजना का मुख्य बात यह है सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक अनुशासन करना चाहिए और उन्नत वातावरण। जेल के समय अपराधियों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ लाभदायक व्यवसाय की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही अपराधियों के सुधार हेतु उन्हें नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार उन्हें अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके। जेल से छूटने के पश्चात वो पुनः समाज के स्वस्थ नागरिक बन सकें। योजना के अनुसार कारावास से छूटने पर अपराधियों को कम से कम तब तक कोई काम नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वो जनता में पुनः विश्वास प्राप्त न कर लें। बेंथम द्वारा दिए गए सभी सुझावों का उनके जीवन काल में क्रियान्वित नहीं किया गया, फिर भी उनके समय अब तक जो भी कारागार या पेनल्टाइज को व्यापक सुधार किए गए, उन्हें औद्योगिक विद्यालय या सुधारशाला या रिफॉर्मरी की जो स्थापना की गई, उनके प्रेरणा से प्राप्त हुई। इनके आधार पर उनके सिद्धांत की बेंथम में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। बेंथम ने जो कैदियों के लिए जो सुधार किया गया, उसमें ये एक योजना आती है जिससे हम बोलते हैं पैनोप्टिकन। मतलब इसका सावधानीपूर्वक अनुशासन और उन्नत वातावरण। इस तरह स्टूडेंट्स, आज हम आपका बेंथम पूरा कर दिया। बेंथम के सारे सुधार बताइए मैंने। जल संबंधी सुधार के अंतर्गत बेंथम ने जो पैनोप्टिकन योजना बनाई है, उसका मतलब ये है सावधानीपूर्वक निरीक्षण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक अनुशासन होना चाहिए, उन्नत वातावरण होना चाहिए और जेल का जो जेलर है, जो पैरी है, उसका निवास ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ सभी जेलियों पर उसकी नज़र रह सके। तथा दंड के संबंध में भी बेंथम ने यह माना है दंड अपराध के अनुपात में दिए जाना चाहिए, जिससे कि अपराधी को सुधार करने का भी मौका मिल सके। अपराधी को कोई भी काम तब तक न मिलना चाहिए जब तक कि वह जनता में विश्वास प्राप्त न कर ले। इस तरह से मैंने आज आपको बेंथम का बात की, बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत की आलोचना की, बेंथम के राजनीतिक विचारों पर चर्चा की और बेंथम के महासुधार के रूप में बेंथम को देखा जाता है। इसलिए बेंथम ने शासन संबंधी सुधार किए, ये विधि निर्माण संबंधी सुधार किए, न्याय व्यवस्था संबंधी सुधार किए और जल संबंधी सुधार के लिए बेंथम
प्रमुख रूप से जाना जाता है। धन्यवाद। अब क्या रह गया?